Hello friends, I hope you're doing good. Let's get started with the current affair edition for today. ये आज की पहली न्यूज़ है सेंसस से रिलेटेड। इसका कॉन्टेक्स्ट है सेंसस का एक बार फिर से डिले हो जाना। तो इस न्यूज़ के बारे में बात करने से पहले हम एक बार सेंसस के प्रोसेस की बात करते हैं। उसको जानकर इस न्यूज़ को समझना और आसान हो जाएगा। तो सेंसस सेंसस को कंडक्ट कराने वाली मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। एंड यू शुड पे अटेंशन कि वाइल इंडिया में बहुत सारे सेंसस, बहुत सारे इंडेक्सेस मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन करती है, बट सेंसस एक ऐसी एक्सरसाइज है जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स करती है। इसको जो एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी करती है वो है रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया। ये ऑफिस इंपॉर्टेंट है, आप इसको ज़रूर अपने ध्यान में रखें। और सेंसस कमिश्नर, जो दोनों ही मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की अटैच्ड ऑफिस है, जो लॉज और स्टैचू सेंसस को एम्पावर करते हैं, वो है द सेंसस एक्ट ऑफ 1948 और द सिटीजनशिप एक्ट ऑफ 1955। तो सेंसस की एक इंटरेस्टिंग बात है कि ये बहुत पहले से इंडिया में चलता आ रहा है और इसकी शुरुआत हुई थी 1872 में, और उसको सबसे पहले कराया था ईस्ट इंडिया कंपनी के गवर्नर लॉर्ड मायो ने। लॉर्ड मायो से एसोसिएटेड और भी टॉपिक्स अब अपनी मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ेंगे, जैसे कि एवोल्यूशन ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नेंस, बट दैट्स अ टॉपिक फॉर सम अदर डे। इस टॉपिक को आप अपनी मॉडर्न हिस्ट्री से पढ़ लें। पर पहला कंप्लीट सेंसस हुआ था 1881 में। और एक और इन्फॉर्मेशन जो सेंसस से रिलेटेड है कि सेंसस शेड्यूल 7 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की यूनियन लिस्ट का पार्ट है। और अब ये इन्फॉर्मेशन कि सेंसस कैन टेक प्लेस ओनली आफ्टर 3 months आफ्टर बाउंड्रीज हैव बीन फ्रोजन। मतलब सेंसस के कंडक्ट होने से कम 3 महीने पहले इंडिया की सभी बाउंड्रीज को फ्रीज कर दिया जाता है, लॉक कर दिया जाता है। और उसके बाद सेंसस को 2 फेजेस में किया जाता है, जिसमें लगभग 1 साल या उससे भी ज़्यादा लग सकता है। अब सेंसस के 2 फेजेस होते हैं। फर्स्ट फेज इज़ द हाउसिंग सेंसस, और सेंसस के दूसरे भाग में ये देखा जाता है कि पॉपुलेशन का क्या डाटा है, इस पॉपुलेशन का एजुकेशन स्टेटस क्या है, इनका रिलीजन क्या है, इनकी क्या इकोनॉमिक एक्टिविटी है, मतलब ये क्या करते हैं, इनकी लाइवलीहुड क्या है, इनकी कास्ट का डाटा क्या है, वगैरह। तो अब इस न्यूज़ की बात करते हैं। तो जैसे कि अभी आपने सुना कि सेंसस कंडक्ट करने से पहले ज़रूरी है कि बाउंड्रीज को फ्रीज किया जाए। तो अब इस न्यूज़ में बोला गया है that the deadline to freeze administrative boundaries for the census has been extended until June 30, 2024। मतलब सेंसस से पहले जिन बाउंड्रीज को फ्रीज किया जाता है उसकी डेडलाइन को एक बार फिर से एक्सटेंड कर दिया गया है। और इसका मतलब ये है कि अगले साल होने वाले जनरल इलेक्शन से पहले तो ये सेंसस अब नहीं होने वाला। और आपको ये भी पता होगा कि पार्लियामेंट के मॉनसून सेशन में 128th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, और आपको ये भी पता होगा कि पार्लियामेंट के स्पेशल सेशन में कॉन्स्टिट्यूशन 128th अमेंडमेंट एक्ट 2023 को पास किया गया था। इसको नारी शक्ति वंदन अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है, जो इंडिया में वुमेन को लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज में 1/3 सीट्स पर रिजर्वेशन देता है। ये एक्ट भी जब लागू होगा जब अगले सेंसस के बाद डीलिमिटेशन एक्सरसाइज होगी। तो ये सेंसस आइडियली 2021 में हो जाना चाहिए था, पर 2020 में कोविड पेंडेमिक की वजह से सबसे पहले इसको तब पोस्टपोन किया गया था। और फिलहाल गवर्नमेंट एजेंसीज पॉलिसी मेकिंग में या गवर्नमेंट स्कीम्स की एलोकेशन में अभी जिस डाटा को यूज़ किया जाता है वो बेस्ड है 2011 की सेंसस पर, विच ऑल्सो हाईलाइट्स कि फ्रेश डाटा की ज़रूरत है, क्योंकि 10 साल पहले जो सिनेरियो था वो अब काफ़ी चेंज हो चुका होगा। ये जस्टिफाइड नहीं है कि स्कीम्स के लिए पुराने डेटा पे रिलाई किया जाए। अब हम इसी से रिलेटेड एक और माइनर टॉपिक की बात करते हैं कि इंडिया में और जो सेंसस कंडक्ट होते हैं वो कौन कौन से हैं और उनकी फ्रीक्वेंसी क्या है। हालांकि ये टॉपिक इस न्यूज़ से अनरिलेटेड है, बट यू शुड नो। जैसे कि हमने बात किया, पॉपुलेशन सेंसस हर 10 साल में कंडक्ट होता है। इंडिया में लाइव स्टॉक सेंसस हर 5 साल में कंडक्ट होता है। एग्रीकल्चर सेंसस भी हर 5 साल में होता है। फॉरेस्ट सर्वे हर 2 साल बाद होता है। एलिफेंट सेंसस हर 5 साल में होता है। टाइगर सेंसस हर 4 साल में होता है। और राइनो सेंसस हर 3 साल में होता है।
ऑलराइट, लेट्स मूव ऑन टू दिस नेक्स्ट न्यूज़। ये न्यूज़ एक स्टेट बेस्ड न्यूज़ है और रिलेटेड है पॉलिटी एंड गवर्नेंस से। तो इस न्यूज़ को कवर करने से पहले हम इस न्यूज़ के कॉन्टेक्स्ट की बात करते हैं। तो अगर आप इस न्यूज़ एडिशन को फॉलो करते हैं या आप करंट अफेयर इवेंट्स को भी फॉलो करते हैं तो आपको पता होगा कि इंडिया में फ़िलहाल ऐसे कई स्टेट्स हैं जैसे कि पंजाब, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल वगैरह, जहाँ पर गवर्नर और चीफ मिनिस्टर के बीच फ्रिक्शन है। तमिलनाडु भी एक ऐसा ही स्टेट है और वो अपनी इस प्रॉब्लम को लेकर सुप्रीम कोर्ट में गया था। तो सुप्रीम कोर्ट ने उसकी सुनवाई करते हुए बोला था कि तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर और गवर्नर ऐसी छोटी छोटी बातों के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दर्ज करने के बजाय एक साथ बैठे बात करें एंड ब्रेक द आइस ओवर हॉट टी। ये एक मेटाफोर है। तो अब इसी कॉन्टेक्स्ट में इस न्यूज़ को देखते हैं। तो RN रवि तमिलनाडु के गवर्नर, MK स्टालिन तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर से मिलते हैं। तो ये मीटिंग होती है गवर्नर के इनविटेशन पे। तमिलनाडु के गवर्नर तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर को इनवाइट करते हैं कि आइए मुलाकात करते हैं, बैठते हैं और बातों को सुलझाने की कोशिश करते हैं। तो इस मीटिंग में तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर MK स्टालिन गवर्नर से रिक्वेस्ट करते हैं कि वो उनके पास पेंडिंग बिल्स को कंसेंट दे दे और वो उनके पास ऐसे ही कुछ फाइल्स को भी पास किए जाने की रिक्वेस्ट करते हैं। तमिलनाडु के गवर्नर बोलते हैं कि वो तमिलनाडु की पॉपुलेशन, तमिलनाडु के लोगों के वेलबींग पर कमिटेड हैं और वो ये भी बोलते हैं कि वो जो हो सकता है वो करेंगे विद इन द कॉन्स्टिट्यूशन बाउंड्रीज। इस मीटिंग में ये भी बात होती है कि ऐसे ही पीरियोडिकली कुछ कुछ समय बाद ऐसे मीटिंग्स होती रहनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, अब ये तो पता चलेगा समय के साथ कि इस मीटिंग से कुछ हासिल होता है या नहीं। क्या ये आपसी तनाव कुछ ठंडा होता है, और अगर होता है तो क्या इसी तरीके को कि आपस में बैठकर बात करने को इंडिया के बाकी और स्टेट्स में भी अपनाया जाएगा जहां पर ऐसे ही गवर्नर और चीफ मिनिस्टर के बीच तनाव है? दिस रिमेन्स टू बी सीन एंड वील फॉलो इट अप। ये नेक्स्ट न्यूज़ है जम्मू एंड कश्मीर से और इसका कॉन्टेक्स्ट है इंडिया की इंटरनल सिक्योरिटी। ये न्यूज़ मेंस के पर्सपेक्टिव से माइल्डली रेलिवेंट है। तो ये कोई इवेंट नहीं है, बट ये एक स्टेटमेंट है जो जम्मू एंड कश्मीर के डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस DGP ने दी है। तो जम्मू एंड कश्मीर के DGP बोलते हैं कि साल 2023 में, जिसका आज आखिरी दिन है, इस साल में जम्मू एंड कश्मीर में सिविलियन किलिंग्स यानी कि वहाँ के आम लोगों की किलिंग्स और उन पर अटैक्स सिग्निफिकेंटली डिक्रीज हो गए हैं, काफ़ी कम हो गए हैं। वो बोलते हैं कि 2024 में पुलिस का फोकस रहेगा जम्मू एंड कश्मीर में बाहर से आने वाले टेररिस्ट पर, जो कि फ़िलहाल जम्मू एंड कश्मीर के लोकल टेररिस्ट एलिमेंट से ज़्यादा है। वो बोलते हैं कि जम्मू एंड कश्मीर की ओवरऑल सिक्योरिटी सिचुएशन काफ़ी इम्प्रूव हुई है। साल 2023 में टोटल 76 टेररिस्ट अटैक्स हुए थे जम्मू एंड कश्मीर में, जिसमें से 55 अटैक्स फॉरेनर्स के थे। मतलब जम्मू एंड कश्मीर में बाहर से आए टेररिस्ट के थे। बाहर का मतलब इंडिया की नेबर पाकिस्तान से। ये नेक्स्ट न्यूज़ भी रिलेटेड है इंटरनल सिक्योरिटी से और इसका कॉन्टेक्स्ट है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा लिया गया एक डिसीजन। तो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने लखबीर सिंह लांडा, जो कि एक कनाडा बेस्ड मेंबर ऑफ BKI ऑर्गेनाइजेशन है, BKI बब्बर खालसा इंटरनेशनल, इस इंडिविजुअल को, इस व्यक्ति को मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट के अंडर एज एन इंडिविजुअल टेररिस्ट डिजिग्नेट कर दिया है। ये व्यक्ति लखबीर सिंह लांडा, जिनकी उम्र 34 साल है, इनकी डिटेल एग्जाम के पर्सपेक्टिव से जानना ज़रूरी नहीं है। इन पर आरोप है कि इन्होंने पंजाब में टेरर अटैक्स किए हैं। इन्होंने पंजाब में बॉम्ब्स, आर्म्स, एक्सप्लोजिव की भी सप्लाई की है। और जिस ऑर्गेनाइजेशन से ये व्यक्ति एसोसिएटेड हैं, बब्बर खालसा इंटरनेशनल, जो कि एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट नहीं है, ये ऑर्गेनाइजेशन ऑलरेडी अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट के अंडर एज अ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डेजिग्नेटेड है। ये व्यक्ति इस समय कनाडा में बेस्ड हैं एंड दिस प्रूव्स अ पॉइंट, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स S जयशंकर की एक रेगुलर शिकायत है कि कनाडा ऐसे एलिमेंट्स को
जो इंडिया में लॉ एंड ऑर्डर को डिसरप्ट करने की कोशिश करते हैं उनको सेफ हार्बर देता है और उन पर कोई एक्शन नहीं लेता। ये व्यक्ति भी वैसे ही व्यक्तियों में से एक है और अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट के अंदर ये 55वें ऐसे इंडिविजुअली डेजिग्नेटेड टेररिस्ट हैं। अब हम बात करते हैं इस एक्ट अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट की। तो इन शॉर्ट अगर इसकी बात किया जाए तो इसका काम है टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस और इंडिविजुअल्स को डिजिग्नेट करना। इसको सबसे पहले 1967 में पास किया गया था। उस समय चल रही स्ट्रॉन्ग सेसेशनिस्ट मूवमेंट से 1960s के दौरान यूनियन गवर्नमेंट की कोशिश थी कि ऐसा कोई कानून लाया जाए जो इस सेसेशनिस्ट मूवमेंट के खिलाफ गवर्नमेंट को कोई पावर दे दे। अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट वो कानून है। जैसे कि हम बात कर चुके हैं, इट असाइंस एब्सोल्यूट पावर टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। इस लॉ में सेंट्रल गवर्नमेंट को काफ़ी पावर दे दी जाती है। अगर किसी व्यक्ति को इस कानून में जेल में डाला जाता है तो उसके लिए बेल पाना काफ़ी मुश्किल हो जाता है और उसके राइट्स भी काफ़ी कर्टेल बाधित हो जाते हैं। और इस लॉ में बोथ इंडियंस एंड फॉरेन नेशनल्स कैन बी चार्ज्ड। अब इम्पॉर्टेंट, इस लॉ में 2019 में अमेंडमेंट्स किए गए थे और उस समय ये मेजर अमेंडमेंट्स थे। 2019 के अमेंडमेंट्स में ये बोला गया था कि अब इस लॉ में ऑर्गेनाइजेशंस के साथ साथ इंडिविजुअल्स, सिंगल व्यक्तियों को भी टेररिस्ट डेजिग्नेट किया जा सकेगा। और आपने देखा कि ये जब इस व्यक्ति को एज अ टेररिस्ट डेजिग्नेट किया गया है, ये डेजिग्नेशन इस अमेंडमेंट के इस्तेमाल से ही है। इस अमेंडमेंट में नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के डायरेक्टर जनरल को और पावर दे दी गई थी कि वो प्रॉपर्टी को सीज कर सकें ऐसे व्यक्तियों की, और नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के ऑफिसर्स को भी एम्पावर किया गया था। ऑलराइट, लेट्स मूव ऑन टू दिस नेक्स्ट न्यूज़। ये न्यूज़ एग्जाम के पर्सपेक्टिव से तो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये एक मेजर न्यूज़ है विच यू शुड हैव अ जनरल अवेयरनेस ऑफ। तो रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के चीफ पर सेक्सुअल हैरासमेंट के एलिगेशंस को लेकर प्रोटेस्ट कर रहे रेसलर्स में से काफ़ी सारे रेसलर्स अब अपने मेडल्स को सरेंडर कर चुके हैं। और अब उन रेसलर्स में लेटेस्ट एडिशन है विनेश फोगाट। तो विनेश फोगाट ने अपने खेल रत्न और अर्जुन अवार्ड को रिटर्न कर दिया है। अपने प्रोटेस्ट को मार्क करते हुए वो प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस में जा रही थी इस कोशिश से कि वो प्राइम मिनिस्टर से मिलकर अपने इन अवार्ड्स को वापस कर दी, बट पुलिस ने उनको ऐसा करने नहीं दिया, जिसके बाद उन्होंने अपने इन अवार्ड्स को वहाँ रोड पर ही छोड़ दिया। इसी ग्रुप में से एक साक्षी मलिक वो रेसलिंग से रिटायरमेंट भी ले चुकी हैं और इनकी प्रोटेस्ट पर रिस्पॉन्ड करते हुए अभी कुछ समय पहले ही स्पोर्ट मिनिस्ट्री ने इस न्यूली इलेक्टेड रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया को पूरे तरीके से सस्पेंड भी कर दिया था। बट इन प्रोटेस्टर्स का कहना है कि इतना काफ़ी नहीं है। तो अब इस इवेंट से एसोसिएटेड हम इस टॉपिक की बात करते हैं कि इंडिया में नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड कौन कौन से होते हैं। इस टॉपिक पर 2023 प्रिलिमिनरी यानी कि इसी साल के प्रिलिमिनरी में क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है। तो इंडिया का हाईएस्ट स्पोर्ट्स ऑनर है राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड। इट इज़ द हाईएस्ट स्पोर्टिंग ऑनर और ये 4 साल के पीरियड में लगातार आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस देने पर दिया जाता है। उसके बाद है अर्जुन अवार्ड। ये अवार्ड भी पिछले 4 साल में कंसिस्टेंटली आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस देने पर दिया जाता है। एक और अवार्ड है द्रोणाचार्य अवार्ड, ये दिया जाता है कोचेस को। एक और अवार्ड है ध्यानचंद्र अवार्ड, ये दिया जाता है लाइफ टाइम अचीवमेंट पर। एक और अवार्ड है राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार, और ये अवार्ड ज़रूरी नहीं है स्पोर्ट्स पर्सन या कोचेस को दिया जाए। ये अवार्ड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस और कॉरपोरेट एंटिटीज़ को भी दिया जा सकता है अगर उनके किए गए एफर्ट से इंडिया में किसी स्पोर्ट्स को प्रमोशन मिली हो तो। एक और अवार्ड है मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न अवार्ड, ये भी आउटस्टैंडिंग लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है। इन अवार्ड को हर साल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया देते हैं नेशनल स्पोर्ट डे की सेरेमनी में, जो होता है 19 अगस्त को। ये नेक्स्ट न्यूज़ कोई इवेंट नहीं है बट एक एनालिसिस पीस है जो इस न्यूज़पेपर में किया गया है, और ये इन्फॉर्मेशन आपके काम आ सकती है इंटरव्यू के दौरान या एसे राइटिंग या और मेंस के आंसर राइटिंग के दौरान। तो इस पीस में बात की गई है कि इंडिया की फॉरेन पॉलिसी अब आने वाले कुछ समय में काफ़ी इन्फ्लुएंस्ड रहेगी बाकी और देशों में होने वाले इलेक्शन से।
इस पीस में बात की गई है कि डोमेस्टिक पॉलिसी के बजाय जियोपॉलिटिकल इवेंट्स इज एक्सपेक्टेड टू इन्फ्लुएंस ग्लोबल फॉरेन पॉलिसी इन 2024 ड्यू टू इलेक्शंस इन ओवर अ फोर्थ ऑफ वर्ल्ड कंट्रीज। मतलब इस आने वाले साल 2024 में काफ़ी मेजर इलेक्शंस होने वाले हैं दुनिया भर में, और दुनिया के ऐसे लगभग 1/4 देशों में मेजर इलेक्शंस होंगे। इस आने वाले साल में 60 कंट्रीज में ग्लोबली इलेक्शन होंगे। इस 2024 में बांग्लादेश में इलेक्शन है, भूटान में इलेक्शन है, पाकिस्तान में इलेक्शन है, जिसका सीधा सीधा इम्पैक्ट इंडिया की फॉरेन पॉलिसी और डिप्लोमेसी पे भी होने वाला है। यूनाइटेड स्टेट्स में भी प्रेसिडेंशियल इलेक्शन होने वाले हैं, और इन्हीं होने वाले इलेक्शंस की वजह से यूनाइटेड स्टेट्स के प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने भी इंडिया के द्वारा दिए गए रिपब्लिक डे इनविटेशन को डिक्लाइन कर दिया था। अब इंडिया में ये इलेक्शन सीजन होने वाला है अगले साल मार्च से शुरू, और यूनाइटेड स्टेट्स में भी उसी समय पर इलेक्शन होने वाले हैं, और इसका इम्पैक्ट इंडिया यूनाइटेड स्टेट्स के बायलैटरल टाइज पर भी होगा। ताइवान में भी इलेक्शन होने वाले हैं, जिससे चाइना की जियोपॉलिटिकल एक्टिविटीज़ पर भी फर्क पड़ेगा। रशिया में भी इलेक्शन होने वाले हैं, और एक्सपेक्टेड है कि व्लादिमीर पुतिन अब 5वीं बार दोबारा से इलेक्टेड होंगे। यूनाइटेड किंगडम में भी उनकी पार्लियामेंट डिसॉल्व हो चुकी है। अब देखा जाएगा कि इससे इंडिया और यूनाइटेड किंगडम के फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर क्या इम्पैक्ट होता है, जो काफ़ी एडवांस्ड स्टेजेस पे है, और इंडिया और यूनाइटेड किंगडम दोनों के लिए काफ़ी सिग्निफिकेंट है, और दोनों साइड्स की कोशिश है कि जल्द से जल्द इसको कंक्लूड कर दिया जाए। यूरोपियन पार्लियामेंट में भी इलेक्शन होने वाले हैं जून 2024 में, एंड दिस रिमेन्स टू बी सीन कि इंडिया और यूरोपियन यूनियन के बायलैटरल ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट पर इसका क्या इम्पैक्ट होगा। और बाकी और ग्लोबल साउथ कंट्रीज जैसे कि इंडोनेशिया, मैक्सिको, साउथ अफ्रीका, इराक, इनमें भी इलेक्शन होगा, जिन पर भी इंडियन फॉरेन पॉलिसी मेकर्स की नज़र रहेगी। ये नेक्स्ट न्यूज़ रिलेटेड है एक रिपोर्ट से जिसको रिलीज़ किया है सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मिनिस्ट्री ने। तो इस मिनिस्ट्री ने कुछ ड्राफ्ट गाइडलाइंस को रिलीज़ किया है ताकि लोग उनको पढ़ सकें और उन पर फिर कमेंट कर सकें। ये गाइडलाइंस रिलेटेड है रेलवे स्टेशंस को पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ के लिए एक्सेसिबल और फ्रेंडली बनाने से रिलेटेड। तो जैसे कि हमने बोला कि यूनियन मिनिस्ट्री फॉर सोशल जस्टिस एंड, तो इन गाइडलाइंस में प्रपोज किया गया है कि रेलवे स्टेशंस और रेल्स में टेक्नोलॉजी एनेबल्ड फीचर्स जैसे कि टेक्स्ट टू स्पीच, यूज़र फ्रेंडली पिक्टोग्राम्स और ऐसे फीचर्स जो इन एरियाज़ को पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ के लिए एक्सेसिबल बनाए, उनका इस्तेमाल किया जाए। उन्होंने बोला है कि ऐसे पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ के लिए एक डेडिकेटेड वेबसाइट हो जिसका डिज़ाइन ऐसे व्यक्तियों के लिए एक्सेसिबल हो और बेस हो यूनिवर्सल डिज़ाइन प्रिंसिपल्स और रिकमेंडेशंस पर। इन रिकमेंडेशंस में ये भी बात की गई है कि एक डेडिकेटेड मोबाइल ऐप भी होनी चाहिए और एक 1 क्लिक टेम्पलेट भी होना चाहिए, जिससे ऐसे लोगों को एक क्लिक में ही सारी इन्फॉर्मेशन और फैसिलिटीज़ का पता चल जाए। इन गाइडलाइंस में बात की गई है कि अनाउंसमेंट करते समय वो अनाउंसमेंट इस तरीके से होनी चाहिए कि वो डिसेबल्ड व्यक्तियों को भी समझ आए। उन अनाउंसमेंट को साइन लैंग्वेज में यूज़ करना चाहिए और पब्लिक अनाउंसमेंट सिस्टम्स में डिजिटल डिस्प्लेस भी होनी चाहिए। साइन बोर्ड्स में ब्रेल होना चाहिए और स्टाफ को इन साइन लैंग्वेज में ट्रेन किया जाना चाहिए। एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स एक्सेसिबल होने चाहिए, वहाँ पर रैम्प्स होने चाहिए, हैंड रेल्स होने चाहिए और पार्किंग एरियाज होने चाहिए जो डिसेबल्ड पीपल के लिए रिजर्व्ड हों। टिकट काउंटर्स की भी हाइट कम होनी चाहिए, हेल्प बूथ्स भी एक्सेसिबल होने चाहिए। टेक्निकल गाइडिंग ब्लॉक्स, एक्सेसिबल टॉयलेट्स, ड्रिंकिंग वाटर बूथ्स, फुट ओवर ब्रिजेस, एक्सेसिबल लिफ्ट्स, कोऑर्डिनेटेड लाइटिंग सिस्टम्स, ये कुछ ऐसे फीचर्स हैं जिसको यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ने रेलवेज को इस्तेमाल करने के लिए रिकमेंड किया है। अब क्या रेलवेज इन रिकमेंडेशंस को इम्प्लीमेंट करती है तो कहाँ तक करती है, ये पता चलेगा समय के साथ, एंड वील कीप फॉलोइंग इट। ऑलराइट, लेट्स मूव ऑन टू दिस नेक्स्ट न्यूज़। ये नेक्स्ट न्यूज़ भी एक स्टडी है। इस स्टडी को फंड किया है यूनाइटेड नेशंस की बॉडी यूनिसेफ ने। तो इस स्टडी में रिसर्चर्स ने रिकमेंड किया है कि इंडिया में शुगर पर, ऐसे ड्रिंक्स में जिसमें शुगर यूज़ होता है, या फूड्स हाई इन शुगर, सॉल्ट एंड फैट में, जिनको HFSS से भी जाना जाता है, ऐसे फूड्स
जिनमें शुगर, सॉल्ट या फैट की मात्रा ज़्यादा है, उनमें जीएसटी के साथ साथ एक 20 से 30% का हेल्थ टैक्स भी इम्पोज कर दिया जाना चाहिए। इन रिसर्चर्स ने बोला है इस टैक्स को नॉर्मल व्यक्तियों पे नहीं पर बल्क परचेजर्स पर इम्पोज करने की बात की गई है। बल्क परचेजर्स जैसे कि ऐसी कॉरपोरेशन, कंपनीज जो ऐसी ड्रिंक्स या फूड्स बनाती है जिनमें ऐसे शुगर, सॉल्ट या फैट्स की मात्रा ज़्यादा हो। इस रिसर्च में बोला गया है कि अगर 18% जीएसटी के ऊपर ऐसा 30% और टैक्स लगाया जाता है शुगर पर, तो ऐसे बल्क परचेजर्स के द्वारा शुगर की डिमांड 13 से 18% कम हो सकती है। शुगर ड्रिंक्स के केस में बोला जाता है कि अगर 10 से 30% का हेल्थ टैक्स लगाया जाए तो उससे 7 से 30% की डिमांड में डिक्लाइन हो सकता है। और हाई शुगर, सॉल्ट एंड फैट फूड में भी अगर 10 से 30% का टैक्स लगाया जाए तो उसमें भी 5 से 24% के बीच कहीं पर डिक्लाइन हो सकता है डिमांड में। तो उससे भी डिमांड में 5 से 24% के बीच डिक्लाइन आ सकता है। और इस रिपोर्ट में ये भी बोला गया है कि इन अनहेल्दी फूड की डिमांड में डिक्लाइन के साथ साथ इस स्टेप से गवर्नमेंट के रेवेन्यूज भी 12% से 200% के बीच कहीं बढ़ सकते हैं। यू शुड नो फ्रेंड्स दैट इंडिया इज द लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ शुगर ग्लोबली। और इंडिया में एक एवरेज इंडियन, आप, मैं या कोई भी, हर साल में 25 किलो शुगर की कंजम्पशन करता है, जो कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के रिकमेंडेड लिमिट से 5 गुना ज़्यादा है। ये टैक्सेस लगाने से ओबेसिटी कंट्रोल हो सकती है, टूथ डीके कंट्रोल हो सकता है, टाइप 2 डायबिटीज़ कंट्रोल हो सकती है, कार्डियोवास्कुलर डिजीज कंट्रोल हो सकते हैं और काफ़ी तरीके के कैंसर्स भी कंट्रोल हो सकते हैं। दुनिया में लगभग 70 ऐसे देश हैं जिनमें मैक्सिको है, चिले है, सऊदी अरेबिया है, अर्जेंटीना है, साउथ अफ्रीका है, जिन्होंने शुगर्स पर ऐसे टैक्सेस को इम्पोज किया हुआ है। अब इंडिया की हेल्थ मिनिस्ट्री इस पर कुछ स्टेप लेती है या नहीं फ्यूचर में, दिस रिमेन्स टू बी सीन, बट दिस रिकमेंडेशन इन माई ओपिनियन इज वेरी जस्टिफाइड। ऑलराइट, लेट्स मूव टू दिस नेक्स्ट न्यूज़। ये न्यूज़ है मध्य प्रदेश से। तो मध्य प्रदेश के बतलाया विलेज में कुछ स्टोन बॉल्स की डिस्कवरी हुई है, जिन स्टोन बॉल्स को ये विलेजर्स कुल देवता बोलकर उनकी पूजा करते हैं। वहाँ पर रहने वाले लोगों का मानना है कि ये स्टोन्स, जिनको ककाड़ भैरव के नाम से भी जाना जाता है, इनमें कुछ प्रोटेक्टिव पावर्स हैं जो विलेजर्स की और वहाँ पर लाइफ स्टॉक की, उनकी भेड़ बकरियों की, उनकी गाय की रक्षा करती है। तो जब इन डिस्कवर की गई बॉल्स का साइंटिफिक एनालिसिस किया गया तो पता चला कि ये बॉल्स डायनासोर एग्स की फॉसिल्स हैं। दे आर फॉसिलाइज्ड डायनासोर एग्स जो लगभग 175 मिलियन ईयर्स पुराने हैं। अब इसी इवेंट से आपको ये भी पता होना चाहिए कि मध्य प्रदेश का धर डिस्ट्रिक्ट, जहाँ पर ये डिस्कवरी हुई है, वहाँ पर एक डायनासोर फॉसिल नेशनल पार्क भी है, जिसको 2011 में एस्टैब्लिश किया गया था। और ये पूरा रीजन ही ऐसे फॉसिल से रिच है और यहाँ पर ऐसे फॉसिल्स मिलते रहते हैं। और यहाँ के विलेजर्स ऐसे फॉसिल्स मिलने पर उनकी पूजा करना शुरू कर देते हैं। इस एरिया में अब तक ऐसे 250 फॉसिलाइज्ड डायनासोर एग्स मिल चुके हैं, जिससे इस एरिया की मीसोजोइक एरा के दौरान रिच डायनासोर हिस्ट्री का पता चलता है। मतलब इससे पता चलता है उस एरा में इस रीजन में डायनासोर्स की काफ़ी पॉपुलेशन रहती होगी। फ्रेंड्स, ये आज का एक्सप्लेनर पीस है। इसका कॉन्टेक्स्ट है इंटरनेशनल करंट अफेयर्स। इसमें बात की गई है, इस पीस में बात की गई है इस समय दुनिया में चल रही 2 मेजर कॉन्फ्लिक्ट्स की, यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट की और गाज़ा में चल रही कॉन्फ्लिक्ट की। इस पीस में बात की गई है कि यूक्रेन में चल रहा है ये कॉन्फ्लिक्ट अभी तक क्यों चल रहा है, इतना समय होने के बाद भी। गाज़ा में क्या हो रहा है, और इजराइल सीज फायर किए जाने की रिकमेंडेशंस को क्यों नहीं मान रहा। इस कॉन्फ्लिक्ट में रशिया की क्या पोजीशन है, यूनाइटेड स्टेट्स और चाइना ने किस तरीके से रिएक्ट किया है, इंडिया का क्या टेक है इन कॉन्फ्लिक्ट्स को लेकर, और इन वॉर्स का ग्लोबल साउथ पर क्या इम्पैक्ट है। तो पहले कॉन्टेक्स्ट की बात करते हैं। तो साल 2023 ने 2 मेजर ग्लोबल सिक्योरिटी क्राइसिस देखे। पहला था यूक्रेन वॉर और दूसरा था अक्टूबर 7 को हमास के द्वारा किया गया इजराइल में अटैक और उसके बाद इजराइल का रिटेलिएशन। तो ये साल पूरा हो चुका है और अभी तक दोनों केसेस में, यूक्रेन में और वेस्ट एशिया में,
कोई रेजोल्यूशन नहीं मिला है और ये दोनों ही कॉन्फ्लिक्ट्स, ये दोनों ही वॉर्स जारी हैं। यूक्रेन जो रशिया को टक्कर दे रहा है, उसकी कोशिश कि वो रशिया के द्वारा उनकी ली गई टेरिटरीज को वापस ले ले, वो कोशिशें इस साल नाकाम रही हैं। और इजराइल की बात करें तो एज वी हैव सेड, उनकी गाज़ा में अटैक्स अभी तक जारी है और गाज़ा के 23 लाख लोग पूरे तरीके से अफेक्टेड हैं। तो बात करते हैं इजराइल कॉन्फ्लिक्ट की और कैसे ये इस रीजन को इम्पैक्ट कर रहा है। तो इजराइल के लीडर्स का कहना है कि ये लड़ाई चल रही है और चलती रहेगी, और इस पीस के ऑथर का कहना है कि इससे एक रिस्क है कि ये लड़ाई बढ़कर और फैल सकती है, इसमें और पार्टीज इंक्लूड हो सकती हैं। इस पीस के ऑथर बोलते हैं कि इस कॉन्फ्लिक्ट से ग्लोबल सिक्योरिटी को थ्रेट है और ग्लोबल सप्लाई चेन्स को भी खतरा है। फॉर इंस्टेंस आप देखेंगे रेड सी में जो पायरेट अटैक्स हो रहे हैं पिछले कुछ समय से, वो इसी इवेंट से रिलेटेड है और उसका इम्पैक्ट पूरी ग्लोबल शिपिंग इंडस्ट्री पे है और सभी एसोसिएटेड डोमेस्टिक इकोनॉमीज पर भी है। इसी तरीके के सप्लाई चेन डिसरप्शन की ये ऑथर बात करते हैं। और इन वॉर्स की वजह से ग्लोबल साउथ मतलब सदर्न हेमिस्फीयर में लोकेटेड कंट्रीज, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड ऐसी डेवलप्ड कंट्रीज को छोड़कर बाकी सब मेजरली डेवलपिंग कंट्रीज, जिनका इस समय प्राइमरी फोकस है कि वो डेवलपमेंट को हासिल करें, अपनी कंट्री में रहने वाले लोगों की बेसिक नेसेसिटीज़ को फुलफिल करें, तो वो इन वॉर्स को लेकर इम्पेशेंट हैं, वल्नरेबल हैं। ये सभी ग्लोबल साउथ कंट्रीज, जिसमें इंडिया भी इंक्लूडेड है, ये चाहती हैं कि जल्द से जल्द स्थिति नॉर्मल हो। इस पीस के ऑथर बोलते हैं कि ये जो ट्रेंड 2023 में देखे गए हैं, एक्सपेक्टेड है कि 2024 में भी ऐसे ही चलते रहें। ऐसे रीजनल टेंशन बनने का पूरा रिस्क है, ग्लोबल सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं। तो इस पीस में बात की गई है कि इस यूक्रेन वॉर से फिलहाल प्रेजेंट ग्लोबल ऑर्डर के बारे में क्या हिंट मिलती है। तो यूक्रेन और रशिया के बीच चल रही ये वॉर वर्ल्ड वॉर 2 के बाद से लेके अब तक सबसे बड़ी कॉन्फ्लिक्ट है, और आई एम अज्यूमिंग कि आपको पता होगा। और इस कॉन्फ्लिक्ट की जड़ है नेटो, जो कि कोल्ड वॉर एरा की एक ग्रुपिंग है, और रशिया के बीच की राइवलरी। नेटो के बारे में आई एम अज्यूमिंग आप पढ़ चुके होंगे। ये पिछले साल और उससे पिछले साल का एक काफ़ी मेजर टॉपिक है। इसकी डिटेल्स नोट्स में प्रेजेंट है, आप वहाँ से इसको रेफर कर लें। तो इन नेटो मेंबर्स की पूरी कोशिश है, जिसमें यूनाइटेड स्टेट्स भी एक मेजर मेंबर है, कि वो मिलकर यूक्रेन का सपोर्ट करें ताकि यूक्रेन रशिया को हरा दे। अपने इस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए वेस्ट की एक डुअल स्ट्रेटेजी है कि रशिया पर सैंक्शंस अप्लाई कर देना और यूक्रेन को फाइनेंशियल और मिलिट्री एड देना ताकि वो रशियन फोर्सेस से लड़ सके। पर वेस्ट के इस स्टेप से अब तक कुछ ज़्यादा हासिल नहीं हो सका है, और इस साल यूक्रेन की कोशिश कि वो रशिया के द्वारा ली गई अपनी टेरिटरी को वापस ले ले, वो भी नाकामयाब रही है। अब पिछले 6 महीने की सिचुएशन को देखा जाए तो यूक्रेन डिफेंस पर है और रशिया ऑफेंस पर है। वो धीरे धीरे कर यूक्रेन की काफ़ी सारी टेरिटरीज को सीज कर रहा है, जिसको यूक्रेन वापस लेने में नाकामयाब हो रही है। अब बात करते हैं वेस्ट एशिया में हो रही इजराइल पैलेस्तीन वॉर की। तो गाजा में लगभग डेली बमबारी हो रही है, और इस डेली बमबारी के बावजूद भी इजराइल अपने स्टेटेड गोल कि उसका गोल है हमास को डिसमेंटल करना, उस गोल को अचीव नहीं कर पाया है अभी तक भी। ये गाजा का वॉर 3 महीने पूरे कर चुका है और अभी तक दोनों साइड स्थिति उतनी ही गर्म है। पर अब इस गाजा में हो रहे अटैक्स को लेकर इजराइल धीरे धीरे अपने आप को अकेला देख रहा है। ग्लोबल स्टेज पर ग्लोबल कंट्रीज का धीरे धीरे इजराइल को लेकर सपोर्ट कम हो रहा है, और इजराइल देख रहा है कि वो धीरे धीरे अकेला पड़ रहा है। हमास की हेल्थ मिनिस्ट्री के अकॉर्डिंग अभी तक 21,000 पैलेस्टीनियन पॉपुलेशन की जान जा चुकी है, जिसमें से कि अधिकतम वुमेन और चिल्ड्रन हैं। यूनाइटेड स्टेट्स ने अभी तक सीज फायर किए जाने की कॉल को एंडोर्स नहीं किया है। यूनाइटेड नेशंस के काफ़ी सारे मेंबर्स रेजोल्यूशन पास कर चुके हैं कि प्लीज़ जल्द से जल्द सीज फायर की जाए, होस्टेजेस को रिलीज किया जाए, जो लोग इंजर्ड हैं उनकी मदद की जाए। पर इन रेजोल्यूशंस का यूनाइटेड स्टेट्स ने अभी तक एक बार भी सपोर्ट नहीं किया है, और सपोर्ट तो दूर की बात, यूनाइटेड स्टेट्स ने यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के रेजोल्यूशंस को भी वीटो किया है। यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली की बात करें तो यूनाइटेड स्टेट्स ने, इजराइल ने
और बाकी और 2 कंट्रीज ने पैलेस्टीनियन पॉपुलेशन के राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन के रेजोल्यूशन को वीटो किया है। अब अरब स्टेट्स में, वेस्ट एशिया में यूनाइटेड स्टेट्स के इजराइल को दिए जा रहे अटूट सपोर्ट को लेकर काफी गुस्सा है। मतलब वेस्ट एशियन कंट्रीज, मोस्टली मुस्लिम डोमिनेटेड मेजॉरिटी कंट्रीज यूनाइटेड स्टेट्स से काफी गुस्सा हैं। और इसी बीच रशिया और चाइना, दे आर ट्राइंग टू कैपिटलाइज ऑन दिस सेंटिमेंट बाय ऑफरिंग सपोर्ट टू द पैलेस्टीनियन कॉज। मतलब रशिया और चाइना, जो दोनों ही यूनाइटेड स्टेट्स के राइवल हैं, ये कंट्रीज उन कंट्रीज को सपोर्ट कर रही हैं जो यूनाइटेड स्टेट्स से गुस्सा हैं, ताकि दुश्मन का दुश्मन उनका दोस्त बन जाए। अब इस सिचुएशन पर ग्लोबल साउथ का क्या सपोर्ट है? अब ये ग्लोबल साउथ क्या है? इस टर्म को हाल ही में काफी बार यूज किया जा चुका है। ग्लोबल साउथ एक कंसेप्ट है। ग्लोबल साउथ कंट्रीज मेनली सदर्न हेमिस्फीयर में लोकेटेड कंट्रीज हैं जो कि मोस्टली अनडेवलप्ड हैं। इन कंट्रीज में ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड ये कंट्रीज इंक्लूडेड नहीं हैं, पर बाकी सभी कंट्रीज जैसे कि लैटिन अमेरिकन कंट्रीज, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट, इंडिया और साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज इंक्लूडेड हैं। तो ये कंट्रीज देखा जाए तो यूनाइटेड स्टेट्स के नैरेटिव को कि रशिया का एग्रेशन अनप्रोवोक्ड था, वो इस नैरेटिव को सपोर्ट नहीं कर रही। और इन ग्लोबल साउथ कंट्रीज का कहना है कि जल्द से जल्द इस लड़ाई को रोक दिया जाए, एक सीज फायर हो और बातें शुरू की जाएं। डिप्लोमेटिक चैनल्स के थ्रू रेजोल्यूशन को ढूंढा जाए। गाजा के केस में इन ग्लोबल साउथ कंट्रीज का कहना है कि जल्द से जल्द एक सीज फायर हो। इन कंट्रीज ने हमास के अटैक्स को कंडेम किया है, बट वो पैलेस्टीन के सेल्फ डिटर्मिनेशन को भी सपोर्ट करती हैं और वेस्टर्न कंट्रीज की इस केस में पोजीशन को क्रिटिसाइज करती हैं कि ये गलत है, कि ये यूनिलेटरल है, कि ये बाइस्ड है। खासकर यूनाइटेड स्टेट्स का स्टांस इजराइल पैलेस्टीन कॉन्फ्लिक्ट में। अब बात करते हैं कि इन कॉन्फ्लिक्ट्स में इंडिया का क्या मत है। इंडिया की पोजीशन ग्लोबल साउथ की पोजीशन से अलाइन होती है। ग्लोबल साउथ की पोजीशन क्या है? वी जस्ट स्पोक। यूक्रेन के केस में इंडिया वॉर को कंडेम करती है, उसकी निंदा करती है और बात करती है कि सीज फायर करी जाए और डिप्लोमेटिक चैनल्स के थ्रू इन चीजों को रिजॉल्व किया जाए। गाजा के केस में इंडिया हमास के अटैक को कंडेम करती है, इजराइल को सपोर्ट करती है क्योंकि इजराइल इंडिया का एक सिग्निफिकेंट बायलैटरल पार्टनर है। पर इंडिया 2 स्टेट सॉल्यूशन को भी पब्लिकली सपोर्ट करती है। इंडिया ने सीज फायर किए जाने के रेजोल्यूशन को यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली में सपोर्ट भी किया था। अब इस सिनेरियो में अगर यूनाइटेड स्टेट्स को देखा जाए तो उसको देखकर लगता है कि इन जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट्स, ये जो वेस्ट एशिया और यूरोप में जो डेवलपमेंट्स हो रही है, ये क्राइसिस चल रहा है, यूनाइटेड स्टेट्स की स्थिति इस समय कमजोर है, वो डोमिनेंट नहीं है, ही इज नॉट ऑन द ड्राइविंग सीट और ये उसकी रेपुटेशन को भी इम्पैक्ट कर रहा है अरब स्टेट्स में और ग्लोबल साउथ के बीच भी। अब आप खुद ही सोचिए, अगर एक मेजर पावर जो अपने आप को हेजिमन बोलता है, वो अगर ऐसे बाइस्ड स्टैंस ले, वो जस्टिस को परस्यू ना करे बट अपने इंटरेस्ट को परस्यू करे, वो इजराइल को सपोर्ट करे हर एक केस में, चाहे वो सही हो या गलत हो, तो क्या यूनाइटेड स्टेट्स को ऐसे केस में ऊंची नजरों से देखा जाएगा? नहीं। पर यूनाइटेड स्टेट्स ऐसा ही कर रहा है। ही इज परस्यूइंग हिज इंटरेस्ट रिलेंटलेसली। वो अपने इंटरेस्ट को परस्यू कर रहा है और ग्लोबली उसकी रेपुटेशन नीचे जा रही है। इंडिया, जैसे कि उसकी फॉरेन पॉलिसी रहती है, इट इज अवॉइडिंग टू अलाइन विद एनी स्पेसिफिक ग्रेट पावर, जो कि इंडिया की डिप्लोमेटिक पॉलिसी है ही। इंडिया की हमेशा पॉलिसी है कि वो इंडिपेंडेंट रहे, इंडिपेंडेंट डिसीजंस ले, बिना किसी प्रेशर के, बिना किसी के कहने पर किसी और के साथ हाथ मिलाकर या किसी और के साथ दुश्मनी लेकर। नाउ दैट्स ऑल फॉर टुडे फ्रेंड्स। आज के एडिशन में इतना ही था। अगर इस एडिशन में आपको कुछ कमियां लगी हैं तो प्लीज बेयर विद मी, थिंग्स विल इंप्रूव विद टाइम। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, गुड बाय।